Hey guys, good evening everybody. I hope that you all are doing good in studies and well enjoying my videos. If you all guys enjoying my videos, please hit a like button and share it to the needy one, and please subscribe my channel and keep supporting me. And I'm very sorry guys, वीडियो लेट अपलोड करने के लिए, बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज होता है, बहुत से काम होते हैं, वो भी थोड़ा टाइमली कवर करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, थोड़ा सा मैं कोऑपरेट करती हूँ, देन ऐसे हो जाएगा हमारा सिलेबस। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। पीएचसी का चैप्टर 3 है ये। इसके अंदर क्या है, इम्यूनिटी एंड बॉडी डिसीज़ मैकेनिज़्म, मतलब कि हमारी इम्यूनिटी जो डिफेंस पावर है और बॉडी डिसीज़ मैकेनिज़्म, बॉडी कैसे डिसीज़ से हैंडल करती है। ये पहला टॉपिक क्या है, 3.1 बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म, मतलब कि बॉडी कैसे लड़ती है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, ये पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, आई होप दैट इट इज़ विजिबल टू यू ऑल, इफ़ नॉट लेट मी जूम इट। यस, now it's fine. Yes, the organism including man have evolved a variety of defense mechanism. organism organism में जैसे कि मैन हो गया, इंसान हो गए, उन्होंने क्या किया, इवॉल्व मतलब होता है डेवलप, अ वैरायटी ऑफ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट पैथोजन। उन्होंने पैथोजन के अगेंस्ट बहुत से डिफेंस सिस्टम अपनी बॉडी में डेवलप किए हैं। पैथोजन में चाहे वो बैक्टीरिया हो, एक मिनट, पैथोजन में चाहे क्या हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, कुछ भी हो जो हमको डिसीज़ कॉज करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म अगेंस्ट माइक्रोब्स। यहाँ पे 2 टाइप के डिफेंस है माइक्रोब्स के अगेंस्ट में। पहला क्या है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म, और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म उसका कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि वो किसी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए ही बना है, लेकिन इन स्पेसिफिक में क्या होता है कि पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर ये वाला इन्फेक्शन होगा तो इसके लिए यही डिफेंस मैकेनिज़्म होगा। ठीक है, टेबल 3.1 में ओवरव्यू दिया है बॉडी का डिफेंस, बॉडी कैसे डिफेंस करती है, बॉडी कैसे लड़ती है। तो पहला है नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, और ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, एक्वायर्ड होती है इम्यूनिटी टू रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। हम ये अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस क्या होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस में ये होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी, मतलब कि हमारी बॉडी क्या करती है, इसमें अगर मैं आपको फर्स्ट लाइन में एक एग्जांपल दूं तो इसके अंदर, चलो मैं आपको नोट से बढ़ा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इम्यून सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन 3 बेसिक लाइंस ऑफ डिफेंस। जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको 3 लाइंस में बांटा गया है। एक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट है। आर द सरफेस बैरियर, जो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट है, इसके अंदर सरफेस बैरियर होते हैं। सरफेस बैरियर क्या करता है, प्रिवेंट करता है जो बाहर जो पैथोजन्स होते हैं उनकी एंट्री को, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सकें। लेट सपोज अगर कोई भी आउटसाइडर आता है तो वो पहले हमारे घर का गेट अगर क्रॉस करेगा देन तभी वो हमारे घर के अंदर एंटर कर पाएगा। ठीक वैसे ही माइक्रोब्स भी होते हैं। माइक्रोब्स बाहर एनवायरनमेंट में तो है, लेकिन हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए उनको पहले हमारे स्किन से क्रॉस होके हमारे
माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो ये होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब कि जिसमें सरफेस बैरियर होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को कि उसके अंदर इन्फेक्शन की एंट्री ना हो। हमारा गेट क्या करता है, प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है ना, हमको एक टाइप की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है ना कि बाहर से कोई आउटसाइडर अंदर नहीं आ पाएगा जब तक हम उसके लिए गेट ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक वैसे ही इन्फेक्शियस एजेंट भी होते हैं। इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक और इन्नेट भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इन्नेट, फेगोसाइटिक एंड इंटरनल मैकेनिज्म दैट कंप्राइज इनेट इम्यूनिटी। मतलब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है कि एक नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक फेगोसाइट्स होते हैं और हमारी बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म होता है जो कि फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, देयर आर स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में एक स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन को किल कर सकें। इसको बोलते हैं अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, देन फर्स्ट लाइन ऑफ क्यूरेटिव को डिटेल में कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, आई एम सॉरी, वो कई बार मेरे मुंह से क्यूरेटिव निकल गया है, बट मैं बोलना चाहती थी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, अगर कहीं पे हो गया तो आप उसको करेक्ट कर लेना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस डिसीज आर सरफेस बैरियर दैट प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। ये क्लियर हो गया सबको कि मतलब हमारे सरफेस बैरियर ही हमको प्रिवेंट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। अब सरफेस बैरियर में क्या क्या आते हैं, इंटैक्ट स्किन आती है और म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। जो भी हमारी स्किन है हमारी पूरी बॉडी पे, वहाँ से भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी कहाँ कहाँ पे होगी, जहाँ पे हमारी ओपनिंग्स प्रेजेंट है। ओपनिंग्स लाइक हमारी नोज़ की 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है, हमारा माउथ है, हमारी एनल ओपनिंग है। तो ऐसे जो ओपनिंग्स हैं यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जो भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट आता है हमारी बॉडी के अंदर वो उसको ट्रैप करती है एंड देन वहीं पे किल कर देती है। नेक्स्ट है बोथ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन रिलीज केमिकल सिक्रेशन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों ही क्या करते हैं, केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। जो केमिकल सिक्रेट करते हैं ये दोनों, उसका काम क्या है, वो केमिकल क्या करता है, जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की उसको जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको स्टॉप करता है सरफेस पे ही, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। अब कोई आउटसाइडर बाहर से आया तो क्या होगा कि सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, उसको बाहर से रोकने की कोशिश करता है ना। अगर वो नहीं संभलता है तो क्या करता है, वो आसपास के सारे गार्ड्स को बुला लेता है या फिर पुलिस को कॉल कर सकता है। तो जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं वो गार्ड लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ताकि जो भी आउटसाइडर है वो जो है बाहर चला जाए। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी होती है कि अगर कोई इन्फेक्शन पैथोजन एजेंट आ भी गया है तो वो केमिकल ऐसा रिलीज़ करती है कि वो वहीं पे उसका खात्मा हो जाए, बिल्कुल टाटा बाय बाय हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ़ पैथोजन कैनॉट एंटर द होस्ट बॉडी। अगर पैथोजन होस्ट मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं करेगा तो दे कैन नॉट डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, मतलब कि जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं हो पाएगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। बॉडी जैसे स्मूथली काम कर रही है वो वैसे ही करती रहेगी। नॉर्मल माइक्रोबायोटा यहाँ पे आई है, नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ द स्किन टेंड टू इनहिबिट माइक्रोब्स कॉलोनाइजेशन। जो स्किन पे माइक्रोबायोट प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे स्किन पे जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी कॉलोनी को नहीं बनने देते हैं।
वो हम क्या माइक्रोबायोटा क्या करते हैं, वो एक इन्फेक्शियस एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं and competing other microbes that land on the surface of the skin and this help to protect the skin from the pathogen infection। ये जो माइक्रोबायोटा हैं ये ऐसा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं और जब भी कोई माइक्रोब्स आता है कॉलोनी बनाता है तो वो उसी के ऊपर एक्ट करके उस चीज़ को वहीं पे किल कर देते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ क्यूरेटिव में, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इनेट है। इनेट इम्यूनिटी, दे आर नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए है। इसको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि टाइप ऑफ पैथोजन, कौन सा पैथोजन है, किस टाइप का है। ये सेम ही तरीके को रिस्पॉन्ड करता है हर एक इन्फेक्शन के लिए। फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट माइग्रेट टू इन्फेक्शियस साइट एंड एनगल्फ फॉरेन बॉडीज़। अब जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं फैगोसाइटिक, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए हैं, वो लोग क्या करते हैं जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके एक जो प्लाज्मा सेल है वो रिलीज़ करते हैं और वो प्लाज्मा सेल टॉक्सिन्स के साथ जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और जिस वजह से जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम लोग थ्योरी में, बुक की थ्योरी में कवर कर लेंगे ये तीनों, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है हाँ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, द फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस। ये फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस की इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट WBC ये करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि स्पेसिफिक होती है एंटीजन के लिए। किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है, वो दोनों मिलके एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है एंड देन वो वहीं पे उसको किल कर देते हैं। बोथ T एंड B सेल्स, जो स्पेशल टाइप के सेल्स हैं वो कौन से हैं, B और T सेल्स हैं। ये डिफ्रेंशिएट होते हैं टू फॉर्म मेमोरी सेल्स, ये मेमोरी सेल्स बनाने में डिफ्रेंशिएट होते हैं। आफ्टर एक्टिवेशन कन्फरिंग लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर पैथोजन, मतलब कि जब कोई भी बॉडी हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, इसके अंदर B और एंटीबॉडीज़ बनी, इनका खात्मा हुआ, ये लोग फाइट करें, देन क्या हुआ, वापस से ये इन्फेक्शन आया तो जब मेमोरी सेल्स बने थे वो इसके ऊपर हावी हो जाएंगे, कहें कि अच्छा ये तो वही वाला है, अब दोबारा से आ गया। तो फिर मेमोरी सेल क्या बोलेगा कि अच्छा बेटा तो दोबारा से आया ना, अब तू देख। तो उसकी जम के पिटाई करते हैं मेमोरी सेल्स, देन वापस से वो जो इन्फेक्शन है क्योर हो जाता है। ठीक है, तो अब बुक से कवर कर लेते हैं कि क्या है। इतना समझ में आ गया तो बताना, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में मेंशन करना कि ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, देन आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हम क्या कवर कर रहे थे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में इंटैक्ट स्किन आ गया, म्यूकस मेम्ब्रेन और उसके सिक्रीशंस आ गए, नॉर्मल माइक्रोबायोटा आ गया। देन सेकेंड लाइन में हमने क्या पढ़ा, फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स बने जो क्या करते हैं, किल कर देते हैं अगर कोई भी सरफेस पे हमारे इन्फेक्शन आता है, इन्फ्लामेशन, वहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है और प्लाज्मा सेल वहाँ पे जाते हैं और इन्फ्लेमेशन जो भी होती है टॉक्सिसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं। फीवर आ जाता है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। और थर्ड क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट B और T सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म 3.11 टॉपिक है। इसमें क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को ही दूसरा नाम क्या है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। द डिफेंस मैकेनिज्म वर्क इन अ सिमिलर वे इन ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन। जो डिफेंस ये मैकेनिज्म वर्क इन अ सिमिलर वे ऑफ इन ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जैसे बाकी इन्फेक्शन के लिए बॉडी फाइट करती है वैसे ही ये
मैकेनिज़्म होता है हर एक इन्फेक्शन के लिए। बॉडी जो है जैसे बाकियों के लिए रिस्पॉन्स शो करती है, वैसे ही मैकेनिज़्म है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि अगर ए वाला इन्फेक्शन हुआ हमको तो हम कोई ए वाली उसके लिए डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अब ये द फॉरेन कंपोनेंट इज़ नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द बॉडी। जो फॉरेन कंपोनेंट होता है वो बॉडी में उसकी एंट्री जो है अलाउड नहीं होती है। अगर कोई भी बाहर से आ जाएगा तो क्या गार्ड उसको एंट्री दे देता है कि हाँ भाई तुम जाओ, तुम आराम से घूमो फिरो, एकदम जब मन करे तब आ जाना? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गार्ड क्या करता है, उस इंसान को, जो भी बाहर का आउटसाइडर होता है, उसको वहीं पे रिस्ट्रिक्ट करता है, वहीं पे उसको उसकी एंट्री नहीं देता है, बिना पूछे कि आप किसके घर पे जाने वाले हो, कहाँ पे जाने वाले हो। अगर उससे भी पूछता है, और जो उसके नेबर, जो उसके कांटेक्ट वाले होते हैं, उनसे भी पूछता है कि हाँ ये आपके घर का है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन करते तभी एंट्री देते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी में फॉरेन कंपोनेंट का एंट्री अलाउड नहीं है। इट वर्क एट द फॉलोइंग लेवल्स। जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म है ये कुछ लेवल्स में वर्क करता है, और वो लेवल क्या है? पहला लेवल क्या है? एपिथेलियल सरफेस। एपिथेलियल सरफेस में क्या आ जाता है? स्किन आ जाएगा और म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएगी। स्किन, द आउटर टफ लेयर ऑफ द स्किन, द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज़ अ वाटर प्रूफ एंड जर्म प्रूफ। जो हमारी स्किन होती है ना, अब सब अपने हाथ को देखो, ठीक है। आपके स्किन, ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये क्या है? स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं इसको। इसके नीचे क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या है? डर्मिस है। और डर्मिस के नीचे क्या है? एरियोलर टिश्यूज़ हैं। ठीक है। तो नीचे क्या होगा? एरियोलर टिश्यू। मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो रुको, मेरे को ऐड करने दो इमेज। देखो ये इमेज, इसमें क्या है? सबसे नीचे वाली लेयर क्या है? एडिपोज टिश्यू की लेयर है। ये वाली एडिपोज लेयर हो गई। देन उसके ऊपर क्या है? डर्मिस वाली लेयर हो गई, दिख रहा है? देन उसके ऊपर क्या है? एपिडर्मिस लेयर है। और एपिडर्मिस लेयर के ऊपर क्या है? कॉर्नियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम है। ये स्ट्रैटम कॉर्नियम क्या है? केराटिनाइज्ड है। क्या है? केराटिनाइज्ड है। केराटिनाइज्ड में क्या होता है? ये क्या होगी? वाटर प्रूफ होएगी। ठीक है। जब आप अपना हैंड वॉश करते हो तो ऐसा होता है कि आपके जो हाथ है थोड़ा बह के पानी में चले गए? ऐसा तो नहीं होता है ना। आप अपने हैंड को प्रॉपर वॉश करते हो या हेयर्स को प्रॉपर वॉश करते हो, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके आधे पार्ट जो है पानी के साथ एकदम सॉल्युबल होके एकदम फ्लो में चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी स्किन जो है ऊपर से केराटिनाइज्ड है और वाटर प्रूफ है। हम हैंड अगर वॉश करते हैं, बाथिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर तो सारा पानी नहीं भर जाता है ना नहाते टाइम। तो हमारी बॉडी क्या है? वाटर प्रूफ। जैसे पॉलीथीन होती है ना, अगर उसके ऊपर पानी गिराते हैं तो क्या करता है? पानी उसके ऊपर ड्रेन आउट हो जाता है। तो लेकिन पॉलीथीन को तो कुछ नहीं होता है ना, वो एज इट इज़ पड़ी रहती है। ठीक वैसे ही हमारी स्किन होती है। ये भी जो ये स्ट्रैटम कॉर्नियम ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं, जो कि केराटिनाइज्ड होती है, वाटर प्रूफ होती है। ठीक है। अब समझ में आएगा इसका मतलब? स्ट्रैटम कॉर्नियम, अब स्ट्रैटम कॉर्नियम क्या है? वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ क्यों है? क्योंकि क्या है? किसकी बनी है? केराटिन की बनी है। किसकी बनी है? केराटिन की बनी है। एंड जर्म प्रूफ, जर्म प्रूफ भी है। इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। इसके ऊपर क्या होते हैं? कॉर्नियम, स्ट्रैटम कॉर्नियम में डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स के पास क्या होता है? फाइब्रस प्रोटीन होता है, केराटिन होता है। द लेटर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया ऑफ द बॉडी। इस लेटर का मतलब है, लेटर मतलब बाद वाला, और बाद वाला क्या है? जर्म प्रूफ। जर्म प्रूफ जो है, जो हमारी ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसके दो फीचर, एक वाटर प्रूफ है और एक जर्म प्रूफ है। तो जो जर्म प्रूफ वाला कैरेक्टर है वो क्या हमको प्रोवाइड कर रहा है? वो हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर रहा है ताकि वायरस और बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना करें।
जर्म प्रूफ का मतलब समझ में आया कि वो केमिकल्स रिलीज़ करता है ताकि जो हमारी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शियस एजेंट आ रहे हैं, माइक्रोब्स आ रहे हैं, वो उनको केमिकल रिलीज़ करके वहीं पे किल करता है। इसीलिए हमारी स्किन को, स्ट्रेटम कॉर्नियम को जर्म प्रूफ बोला गया है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट। जब चलो अच्छा बचते बचाते अब जो फॉरेनर है, जो बाहर वो आउटसाइडर है, चलो वो तो कैसे ना कैसे करके अब अंदर आ गया। ठीक है। अब लेट सपोज हमारे घर के पास आया तो हमारा तो घर का गेट जो बंद ही है। अगर वो आएगा भी तो घर के गेट के बाहर खड़ा रहेगा, तो हम उससे पूछेंगे ना कि तुम लोग भैया क्या काम है, किस लिए आए हो, किससे मिलना है। ठीक। तो वैसे क्या है कि जीआई ट्रैक्ट में अब फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर तो आ गया है। ठीक है। तो अब आ गया है तो क्या होगा, हमारे अंदर डिसीज़ कॉज करेगा। लेकिन डिसीज़ कॉज करे इससे पहले क्या होगा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसी के अंदर जाके फंस जाएगा, है ना। तो अब हम लोग भी तो चालाक हो गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने घर के बाहर जो बैल्कनी वाला एरिया होता है वहाँ पे हम नेट लगा देंगे। कोई भी आउटसाइडर आता है तो उसके ऊपर नेट गिरा देंगे, वो उसके अंदर क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, है ना। तो ठीक वैसे ही क्या हुआ कि हमने भी हमारे बॉडी के अंदर अगर माइक्रोब किसी तरह से एंट्री ले लिया है, मुंह के थ्रू हमारे वो माइक्रोब चला गया अंदर, तो क्या होगा कि वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप हो जाएगा। और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप हो गया तो आइदर वो हमारे स्प्यूटम के थ्रू या फिर फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। फेसिस हमारा होता है ह्यूमन वेस्ट और स्प्यूटम होता है कफ, जब हम खांसते टाइम कफिंग होती है वो वाला कफ। ठीक है। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा नोज़ आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा, नोज़, देन आपका लैरिंग्स आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, थ्रोट आ जाएगा, लैरिंग्स, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंकाई आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, लंग्स आ जाएंगे। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज़, देन थ्रोट, थ्रोट में लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, देन लंग्स। तो ये सारा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट हो गया। तो इसमें क्या लिखा है, माइक्रोब्स आर स्मॉल पार्टिकल्स आर इनहेल्ड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जो माइक्रोब्स है वो स्मॉल पार्टिकल हैं जब हम लोग इनहेल करते हैं। इनहेल मतलब होता है सांस अंदर लेना। तो सांस जब हम लेते हैं तो ये होता है कि ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ के दौरान क्या होता है कि माइक्रोब्स इतना ज़्यादा छोटा है कि वो ब्रीथिंग के दौरान हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। एंड आर अरेस्टेड इन द नेजल चैम्बर बाय द हेयर प्रेजेंट देयर। जबकि अब जब हमने उसको चलो इनहेल कर लिया, अब हमारे नाक के बाल होते हैं ना, नाक में बाल होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उस माइक्रोब को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर ही, उसको अंदर जाने ही नहीं देते। तो दोज हु एस्केप दिस फिल्टरिंग पैसेज आर ट्रैप्ड बाय द म्यूकस लाइनिंग, और म्यूकस लाइनिंग में वो ट्रैप हो जाएंगे। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकस लाइनिंग में वो ट्रैप हो जाएंगे। हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पे है, नोज़ में है, देन लैरिंग्स में है, देन थ्रोट में है, देन लैरिंग्स में है, देन ब्रोंकाई, देन लंग्स। तो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, तो अगर फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पहले आया तो पकड़ लो, देन आगे आगे जैसे जैसे जाता है हम तो उसको पकड़ते रहते हैं। जब भी वो आउटसाइडर आता है तो हम हर एक स्टेप पे उसको पकड़ते हैं ना। तो ठीक वैसे ही जब हमने सांस लिया, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नोज़ के थ्रू एंटर किया, तो अब नोज़ में पहले बाल आए तो बालों में ही ट्रैप हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसी के अंदर ट्रैप हो गया। तो क्या होगा कि जब हमको स्नीजिंग होएगी तब वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। अगर हमारे और ब्रोंकाई तक पहुँच गया है तो वहाँ पे सीलिया होते हैं, सीलिया भी उसको ऊपर की तरफ धक्का देंगे ताकि वो या तो ऊपर की तरफ धक्का देंगे, अगर वो लैडेंस मतलब कि उसको प्रोपेल करना, फॉरेन सब्सटेंस को धक्का देना, तो वो लैरिंग्स की तरफ धक्का देंगे, हमारे लैरिंग्स की तरफ। लैरिंग्स पता है ना किधर है,
लैरिंग्स की तरफ धक्का देंगे। अगर लैरिंग्स के थ्रू आ गया तो हम लोग स्प्यूटम के थ्रू उसको बाहर निकाल सकते हैं, और अगर स्वॉलो कर लिया तो हम फेसेस के थ्रू उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी बॉडी से। ये इसमें लिखा है। देन नेक्स्ट क्या है, आई में भी क्या होता है, हमारे लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को वहीं पे किल कर देते हैं। मूवमेंट ऑफ आईलिड एंड टीयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। आईलिड जो हमारे आँखों की वो पलकें होती है ना, ऐसे बार बार ही अप एंड डाउन करते रहते हैं, ब्लिंक होती रहती हैं। तो क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको, जो भी वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो अगर आ गए हैं तो उनको ये बार बार ब्लिंक करके क्या करती है, क्लियर आउट करती है उनको। और जो टीयर्स होते हैं, हमारे आंसू होते हैं, वो भी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं माइक्रोब्स को किल करने में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स को हमारी आंखों से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उनको किल कर देते हैं। ठीक है, देन ये तो हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद है केमिकल सिक्रेशन वाला। तो केमिकल सिक्रेशन में क्या है, केमिकल सिक्रेशन, द ऑयल एंड स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्किन ग्लैंड कंटेन फैटी एसिड एंड लैक्टिक एसिड विच आर बैक्टीरियासाइडल। मतलब कि जो हमारे ऑयल ग्लैंड होती है और स्वेट ग्लैंड होती है उसमें फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक, ऑयल में क्या है, फैटी एसिड प्रेजेंट है, फैटी एसिड, और स्वेट में क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, विच आर बैक्टीरियासाइडल। बैक्टीरियासाइडल जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करने वाले होते हैं। एक होता है बैक्टीरियासाइडल और एक होता है बैक्टीरियल स्टैटिक। तो बैक्टीरियासाइडल वाले जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल करते हैं, और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं। स्टैटिक, स्टार्ट होता है मतलब किसी को रोकना। देन द स्किन फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो स्किन का दोस्त है, स्किन फ्रेंडली बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस ऑल्सो रिलीज केमिकल विच चेक द ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। स्किन के लिए, स्किन का जो दोस्त है बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, वो क्या करता है, वो भी केमिकल्स रिलीज़ करता रहता है और देखता रहता है कि कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो तो नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन स्वेट टीयर्स कंट्रीब्यूट टू एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अब जो हमारे आंसुओं में और हमारी स्वेट होता है मतलब पसीना, पसीने में और टीयर्स में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। और लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को या फिर कोई भी माइक्रोब्स को उसको किल करने के लिए हेल्प करता है। बिसाइड दिस, प्रोपर्डीन, ल्यूकिन, बीटा लाइसिन कॉम्प्लीमेंट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सीरम एंड टिश्यू फ्लूइड। जबकि ऐसे भी सब्सटेंस हैं, प्रोपर्डीन, ल्यूकिन, बीटा लाइसिन कॉम्प्लीमेंट लाइक ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, ये भी इन माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं, सेम काम भी करते हैं। HCl, ये जो प्रोपर्डीन, ल्यूकिन, बीटा लाइसिन है, ये सारे मैं भी आपको बताऊंगी कि क्या होता है। उसके पहले यहाँ पे नीचे नोट्स में देख लो, नोट्स मैंने शायद डाले नहीं डाले हैं। मैं आपको ये चीज़ ना क्लियर कर दूंगी, ठीक है। हाँ, तो मैं ये आपको या तो क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में, और इसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, HCl ऑफ द स्टमक एंड अल्कलाइन बाइल ऑफ द लिवर ऑल्सो चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे स्टमक में जो HCl है और लीवर में जो बाइल जो सिक्रीट एल्कलाइन बाइल जूस है, वो भी देखते रहता है कि कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो नहीं है, कहीं पे इन्फेक्शन ग्रो तो नहीं कर रहा है। लीवर में सेरुमेन, ईयर वैक्स, सेरुमेन जो हमारे कान में ईयर वैक्स होता है ना, उसको सेरुमेन बोलते हैं, और वो सेरुमेन किससे रिलीज़ होता है, सेरुमिनस ग्लैंड से। तो द सिक्रीशन ऑफ द सेरुमिनस ग्लैंड
ये जो सीरुमेन है किसका सिक्रेशन है, सीरुमिनस ग्लैंड का है। ये क्या करता है, ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल। ये जो हमारे सीरुमिनस ग्लैंड होते हैं सीरुमिन रिलीज़ करती है, और ये सीरुमिन क्या करता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करता है और एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, उनको किल करने के लिए काम करता है। सेलुलर फैक्टर्स में क्या है, सेलुलर फैक्टर्स में ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स द सीक्रेट ऑफ आवर डे टू डे डिफेंस मैकेनिज्म इन्फेक्शन लाइज इन ब्लड सेल स्पेशली द WBC। जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का सीक्रेट है वो हमारे ब्लड सेल में ही लाई करता है, और मेन कौन सा ब्लड सेल है, WBC है, जिसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। मतलब WBC मेनली जो है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए यूज़ होता है, सिंपल मतलब ये है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रोफिल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द कीमोकाइंस रिलीज्ड बाय डैमेज सेल। जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो मेनली वही सेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे कीमोकाइंस रिलीज होते हैं डैमेज सेल्स से। जो डैमेज सेल्स होते हैं ना वो केमिकल रिलीज़ करते हैं कीमोकाइंस, और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, वहीं पे अटैक करते हैं। न्यूट्रोफिल्स बिहेव एज फैगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिंग द बॉडी टिश्यू। जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो एज अ फैगोसाइट की तरह काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उनके बॉडी टिश्यू को इन्फेक्ट करके। मतलब जो बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, लेट्स सपोज ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब न्यूट्रोफिल आया इसके ऊपर, और इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉय किया, इसके बॉडी टिश्यू को डैमेज करके। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, कोई वो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। इस पर न्यूट्रोफिल आया, न्यूट्रोफिल ने इसके ऊपर एक्ट किया, तो इसने क्या किया, न्यूट्रोफिल ने इसको बेसिकली डिस्ट्रॉय किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे डिस्ट्रॉय किया, उसके बॉडी टिश्यू को डैमेज करके, ऐसे उसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक, देन नेक्स्ट क्या है, अ सिंगल न्यूट्रोफिल में किल 20 बैक्टीरिया बिफोर इट डाई। मतलब न्यूट्रोफिल क्या है, अपने मरने से पहले वो 20 बैक्टीरिया को मार सकता है, ऐसी उसके अंदर प्रॉपर्टी है। बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन दैट प्ले रोल इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जो बेसोफिल है, बेसोफिल भी WBC का ही पार्ट है, वो क्या करता है, वो भी केमिकल्स, वो हिस्टामिन रिलीज़ करता है, और हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में रोल प्ले करता है। हिपैरिन और बेसोफिल हिपैरिन भी रिलीज़ करता है। हिपैरिन क्या है, एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करता है, ब्लड को जमने से बचाता है, कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में जो है जम ना जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हिपैरिन सिक्रीट होता है, किससे, बेसोफिल सेल से। Monocytes of the blood change into monocytes of the blood। मोनोसाइट्स आर द, जो मोनोसाइट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर क्या करते हैं, मोनोसाइट्स भी WBC का ही पार्ट है। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ये अपने साइज़ को जो है चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मोनोसाइट्स जो है अपने ब्लड के अंदर ही बड़े हो जाते हैं, और अपने साइज़ को चेंज करके क्या बन जाते हैं, एक मैक्रोफेज बन जाते हैं, ताकि वो इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। तो मोनोसाइट्स जो है अपने साइज़ को बड़ा करके एक मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं जब इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, ताकि वो क्या करे, इन्फेक्शन को किल कर सकें। इसीलिए मोनोसाइट्स जो हैं बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। ठीक है, टू प्रूव वेरी इफ़ेक्टिव इन फैगोसाइटिक एक्शन। और जो मोनोसाइट है ये वो फैगोसाइटिक एक्शन में भी
बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रूफ हुए, मतलब ये एज अ फैगोसाइटिक भी अच्छा काम करते हैं और मैक्रोफेज की तरह भी अच्छा काम करते हैं जब इन्फेक्शन होता है, लेकिन तभी मैक्रोफेज के अंदर ही ये लोग कन्वर्ट होते हैं। ईओसिनोफिल्स को हम एक और नाम बोलते हैं एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स आर वर्केबल इन केस ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हेलमिंथ ग्रुप, मतलब कि जब वर्म्स वगैरह हमारी बॉडी का अफेक्ट करते हैं, वो इन्फेक्शन कॉज करता है, तब ईओसिनोफिल्स आता है, तब वो प्रिवेंशन प्रोवाइड कराता है, तब वो क्योर करता है। अदरवाइज़ बाकी सब लोग मैनेज कर लेते हैं। बाकी सारे जो न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स हैं, ये सब लोग सेल्स हैं, ये सब लोग इन्फेक्शन को किल कर देते हैं। देन सेकेंड है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोसाइट। जो मैक्रोफेज है वो मोनोसाइट से ही ट्रांसफॉर्म होके मैक्रोफेज बने। मोनोसाइट ने क्या किया, वो सेल के अंदर जो है मोनोसाइट ब्लड वो अपना साइज़ एनलार्ज करके मैक्रोफेज के अंदर चेंज हो गया है। मैक्रोफेज के अंदर चेंज होने के बाद क्या करेगा, वो इन्फेक्शन से ज़्यादा इफेक्टिवली फाइट कर पाएगा। द माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइजोसोम्स इंक्रीज इन नंबर। अब जब वो मोनोसाइट जो एनलार्ज हुए मैक्रोफेज बने, तो उनके अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया लाइजोसोम है वो भी इंक्रीज हो गया, उनका नंबर भी बढ़ गया। मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस। जो मैक्रोफेज हैं वो क्या करेंगे, फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म करेंगे, कैसे, बाय फैगोसाइटोसिस लाइक न्यूट्रोफिल्स, बट फॉर्मर आर 5 to 6 times more effective than the later one, that is what, इसके अंदर कहाँ गए हम लोग, ये रहा। हाँ, मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल। जो मैक्रोफेज है वो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय फैगोसाइटोसिस, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। बट द फॉर्मर, यहाँ पे फॉर्मर क्या है, मोनोसाइट है। फॉर्मर क्या है, मोनोसाइट। मोनोसाइट्स आर 5 to 6 times more effective than the later in action। लेटर क्या यहाँ पे हो गया, मोनोसाइट, और यहाँ फॉर्मर क्या था, मैक्रोफेज था। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने मैक्रोफेज पढ़ा था, तो मैक्रोफेज क्या था कि मैक्रोफेज ट्रांसफॉर्म होते हैं किसके अंदर, मोनोसाइट के अंदर, और ये बाद में अपना साइज़ बड़ा हो जा कर लेते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम भी अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। जो मैक्रोफेज है वो डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल को बाय फैगोसाइटोसिस, जैसे कि न्यूट्रॉन। और ये फॉर्मर मतलब कि मैक्रोफेज जो है 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू मोनोसाइट in case of fight against infection or kill infection. Some macrophage remain fixed to a particular organ। कुछ मैक्रोफेज जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन ही तक ही रहते हैं, जैसे कि कूफर सेल्स सिर्फ लीवर में ही मिलता है, वहीं पे ही मैक्रोफेज होता है। ये माइक्रोग्लियल सेल्स इन ब्रेन में ही माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं। एंड वॉन्डरिंग मैक्रोफेज मतलब जो भटकते हुए मैक्रोफेज हैं वो वाले हैं, सब कहीं भी होते हैं। इनका काम क्या होता है कि सेल डेब्रीज जो भी होती हैं, हमारी माइक्रोब्स जो भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको जो है क्लियर आउट करना होता है। वॉन्डरिंग मैक्रोफेज का मतलब होता है, ये जो मैक्रोफेज है ना, इसने अपना ब्लड में फ्लो तो करा था, लेकिन वहाँ से बाहर आके इन्फेक्शियस साइट पे आ गया जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था, तो उसको बोलते हैं वॉन्डरिंग मैक्रोफेज, मतलब भटकता हुआ मैक्रोफेज। लेकिन ये भी क्या करता है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन केस ऑफ कट। अगर कट लग गया है, वुंड हो गया है, कहीं पे घाव लग गया है, या फिर इंजरी कहीं चोट लग गई है, तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। दीज माइक्रोब्स रिलीज सर्टेन केमिकल्स इन द बॉडी। ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं।
अब जब वो केमिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं तो बेसाफिल क्या करेगा, हिस्टामिन रिलीज़ करेगा बॉडी में, और जो हिस्टामिन है वो कैपिलरीज को क्या करता है, डायलेट कर देता है, मतलब चौड़ा कर देता है ऑफ द अफेक्टेड एरिया, मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है हिस्टामिन वहाँ पे जाके उस वाली कैपिलरी को डायलेट कर देगा, चौड़ा कर देगा, और वहाँ पे उसकी परमेबिलिटी जो है, मतलब पेनिट्रेबिलिटी जो है, किसी के अंदर पेनिट्रेट करने की जो एबिलिटी है, परमेबिलिटी है, मतलब उसके अंदर एंटर करने का जो भी एबिलिटी है उसको जो है इंक्रीज़ कर देगा कि उसके अंदर कोई भी आसानी से आ जा सकता है। मोर ब्लड इज़ रश टू दैट एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है अफेक्टेड एरिया वहाँ पर जाएगा, क्योंकि जो हिस्टामिन है उसने कैपिलरीज भी डायलेट कर दी है और परमेबिलिटी भी बढ़ा दी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है उस एरिया में जाएगा एंड इम्पार्टेड वार्म एंड रेडनेस, और वहाँ पे क्या होगा कि जो इस जहाँ पे अफेक्ट हुआ है पार्ट, वो वाला पार्ट रेड विजिबल होएगा और हल्का हल्का गर्म लगेगा। द प्लाज्मा लीक्स इनटू द अफेक्टेड टिश्यू स्पेस, अब जो प्लाज्मा है उसी जहाँ पे अफेक्टेड हुआ है, जो पार्ट अफेक्टेड है वहीं पर लीक आउट हो जाएगा, वहीं पे जाएगा और उस टॉक्सिन को जो है डाइल्यूट करेगा, जो टॉक्सिन माइक्रोब्स ने रिलीज़ किए थे, और जो प्लाज्मा उसकी टॉक्सिसिटी को डाइल्यूट करेगा तो टॉक्सिसिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी। फीवर क्या है, इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन, अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अफेक्ट द होल बॉडी, तो जो इन्फ्लामेटरी मतलब जलन वाले रिस्पॉन्स है वो पूरी बॉडी को ही अफेक्ट करेगा। अगर मतलब कोई भी इन्फेक्शन हुआ अगर वो सीवियर कंडीशन में चला गया है तो हमको क्या है, फीवर जैसा महसूस होगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब एंटर किया तो हमारी बॉडी क्या है उससे फ़ाइट कर रही है, और फाइट करते करते क्या है कि हमारी बॉडी का जो है टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर जो एलिवेट होता है उसी को ही फीवर बोलते हैं। दिस इज़ कॉज्ड बाय इंटरल्यूकिन, ऐसा किसकी वजह से होता है, इंटरल्यूकिन रिलीज बाय मैक्रोफेज क्या करता है, इंटरल्यूकिन रिलीज़ करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरल्यूकिन जो रिलीज होते हैं बाय मैक्रोफेज जो है केमिकल रिलीज़ करता है इंटरल्यूकिन्स, उसी की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इन्फेक्शन से फाइट कर रही होती है। फीवर स्ट्रेंथन द डिफेंस मैकेनिज्म, जो फीवर है वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, टोन अप करता है, एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करता है। फीवर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, जो फीवर है वो इंक्रीज़ करता है इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को, ताकि इंटरफेरॉन जो है प्रोड्यूस हो मैक्सिमम, और वो अपने आसपास के सेल को जो है एक रेजिस्टेंस बना दे इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो जो सेल क्या होते हैं, इन्वेडेड बाय अ वायरस प्रोड्यूस एन एंटीवायरल प्रोटीन, मतलब जो सेल के अंदर वायरस गया है तो वो सेल्स क्या करते हैं, एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। वही इंटरफेरॉन क्या करता है, बाकी नेबर सेल्स को जो है वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस बनाता है, ताकि बाकी सेल्स जो है अफेक्ट ना हो, जो सेल अफेक्ट हुआ है सिर्फ वहीं तक रहे, और बाकी सेल्स जो है एक अलर्ट मैसेज की तरह उसको देता है कि बाकी सेल्स जो है अलर्ट हो जाए, उनको इन्फेक्शन ना हो। नेचुरल किलर साइटोटॉक्सिक, नेचुरल किलर सेल्स क्या क्या हैं,